हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का इतिहास की एक ऐसी दास्तान में जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज से लगभग 125 साल पहले यानी 1914 से लेकर 1918 तक दुनिया ने अपना पहला ग्लोबल वॉर देखा। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसका स्केल, जिसका विनाश इंसानियत ने इससे पहले कभी नहीं देखा था और इसे नाम दिया गया द ग्रेट वॉर। और इसकी वजह से पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इंसानी सोच सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। मोर देन 30 नेशंस इस जंग में शामिल हुए। ये सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था, इसकी आग एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका तक भी फैली। जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो इसने करीब 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों की जान ले ली, जिनमें सोल्जर्स भी थे, सिविलियंस भी और बेचारे मासूम बच्चे भी। ये सिर्फ बंदूकों और ट्रेंचेस की जंग नहीं थी, ये जंग थी विचारों की, घमंड की, बदले की और पावर की। तो 1914 से पहले का यूरोप अपेरेंटली तो बहुत शांत था। लोग अपने साइंस इंडस्ट्री और कल्चर पर गर्व करते थे। सिटीज मॉडर्न हो रही थी, रेलवे और टेलीग्राफ्स ने कंट्रीज को कनेक्ट कर दिया था। ऐसा लगता था कि इंसानियत अब तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही है। लेकिन उस शांति के नीचे गहरे टेंशन्स बॉयल हो रहे थे। नेशंस के बीच दुश्मनी, जलन और बड़े बड़े एम्बिशंस बढ़ रहे थे। यूरोप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह था और 1914 में ये एक्सप्लोड हो गया। आज हम इसी वर्ल्ड वॉर 1 की जड़ों को और उसकी गहराइयों को समझेंगे। क्या वो मेन कॉजेस थे और वो क्या एक स्पार्क था जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी, और इसका आफ्टरमैथ भी आज भी हमारी दुनिया पर क्या असर छोड़ गया है। तो देखिए, हिस्टोरियंस वर्ल्ड वॉर 1 की जड़ों को, उसके मूल कारणों को समझने के लिए एक सिंपल एक्रोनिम यूज करते हैं, MAIN। अब ये MAIN है मिलिट्रिलिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। चलिए इन्हें डीपली एक्सप्लोर करते हैं। मिलिट्रिलिज्म यानी जंग की पूजा। तो मिलिट्रिलिज्म का मतलब है मिलिट्री पावर को ही नेशनल ग्रेटनेस मान लेना। अब अर्ली 1900s में यूरोपियन कंट्रीज इस सोच में डूबी हुई थी। नेशंस जैसे जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस ने बड़े बड़े आर्मीज और पावरफुल नेवीज बनाना शुरू कर दिया, और इसमें सबसे बड़ा राइवलरी थी जर्मनी और ब्रिटेन के बीच। ब्रिटेन की नेवी अनसरपास थी, पूरी दुनिया पर उसका नेवल डोमिनेंस था। लेकिन जर्मनी ने इस डोमिनेंस को चैलेंज करने का फैसला किया। उन्होंने एक मैसिव शिप बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। जर्मनी बना रहा था ड्रेडनॉट्स यानी उस वक्त के सबसे बड़े वॉरशिप्स, और ब्रिटेन ने रिप्लाई में उससे भी ज्यादा वॉरशिप्स बना डाले। अब इस कंपटीशन को एंग्लो जर्मन नेवल रेस कहा जाता है। और सिर्फ नेवी ही नहीं बल्कि आर्मीज भी बढ़ रही थी। यंग मैन को जोर शोर से जंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। न्यू वेपन्स बन रहे थे, मशीन गन्स, बड़े बड़े आर्टिलरी गन्स, और इन सबको बनाने के लिए फैक्ट्रीज दिन रात काम कर रही थी। चलिए अब स्टैटिस्टिक्स समझते हैं। तो 1870 और 1914 के बीच 6 मेजर यूरोपियन पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इन सबका मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग 300% बढ़ गया था। सिर्फ जर्मनी की स्टैंडिंग आर्मी ही 1914 तक 2.2 मिलियन सोल्जर्स तक पहुंच गई थी। हर कोई जंग की तैयारी कर रहा था, इवन तो अंदर से कोई भी इसे चाहता नहीं था। इस आर्म्स रेस ने यूरोप में एक फियर और सस्पिशन का माहौल बना दिया। हर नेशन को लगता था कि अगर उनकी आर्मी बिगेस्ट नहीं हुई तो वो वल्नरेबल हो जाएंगे। यूरोप सच में बारूद का ढेर बन चुका था। अब जब नेशंस में इतना सस्पिशन था तो उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अलायंसेस बनाना शुरू कर दिया, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जहां एक कंट्री पर हमला हुआ तो उसके एलाइज उसकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन इस प्रोटेक्शन ने ही खतरे को और बढ़ा दिया। 1914 तक यूरोप क्लियरली 2 पावरफुल ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका था। पहला ब्लॉक था द अलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया थे। लेटर इसमें इटली, जापान और सबसे आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हुए। दूसरा ब्लॉक था द सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी
अब ऑस्ट्रिया हंगरी ये एक मैसिव डुअल मोनार्की था एंड द ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की का एंसेस्टर। नाउ द प्रॉब्लम इज ये अलायंसेस चेन्स की तरह थे। अगर ऑस्ट्रिया हंगरी पर कोई अटैक करता तो जर्मनी को बाउंड होकर उसकी साइड लेनी पड़ती। अगर रशिया उसके खिलाफ आता तो फ्रांस और ब्रिटेन को आना पड़ता। इसका मतलब यह था कि एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट इजीली एक ग्लोबल वॉर को ट्रिगर कर सकता है। और आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद ठीक यही हुआ। इंपीरियलिज्म का मतलब है बड़ी पावर्स का दूसरे कॉन्टिनेंट्स और कमजोर देशों पर कंट्रोल करना, उन्हें कॉलोनीज बनाना। 19th सेंचुरी के लेट फेज तक यूरोपियन पावर्स एशिया और अफ्रीका में कॉलोनीज के लिए फियर्सली compete कर रही थी। इसे द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी कहा जाता है। अब ब्रिटेन का एम्पायर सबसे लार्जेस्ट था, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एक्सेट्रा। ना फ्रांस काफी बड़ा कॉलोनियल पावर था अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन जर्मनी कंपैरेटिवली नया यूनिफाइड नेशन था, 1871 में बना। अब जब तक वो रेस में शामिल हुआ, दुनिया का मोस्ट ऑफ द लैंड ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था। जर्मनी को लगा कि उसे चीटेड किया गया है। उन्हें अपने लिए प्लेस इन द सन चाहिए थी, स्टेटस और रिसोर्सेस के लिए। अब ये राइवलरी सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये थी ट्रेड रूट्स की, रॉ मटेरियल्स की, और सबसे जरूरी ग्लोबल डोमिनेंस और चाइना। हर जगह ये इंपीरियल राइवलरी नजर आती थी जो यूरोप के टेंशन्स को ग्लोबल बना रही थी। अब नेशनलिज्म, तो अपने देश के लिए स्ट्रॉन्ग प्राइड और लॉयल्टी। अब ये अच्छा भी हो सकता है क्योंकि ये लोगों को यूनाइट करता है, लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिज्म ये हेट्रेड और डिविजन्स भी पैदा करता है। 1900s की शुरुआत में यूरोप में नेशनलिज्म एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। हर नेशन लिटरली बिलीव करता था कि वो दूसरे से सुपीरियर है। हर कोई अपनी पावर प्रूव करना चाहता था, पीस नहीं। और इनका सबसे डेंजरस स्पॉट था द बॉल्कन्स, साउथ ईस्ट यूरोप। अब इसे द पाउडर केग ऑफ यूरोप भी कहते हैं। यहाँ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के नीचे कई एथनिक ग्रुप्स थे, जैसे सर्ब्स, बॉस्नियंस और क्रोएट्स, जो अपनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस चाहते थे। अब सर्बिया एक इंडिपेंडेंट नेशन था और वो चाहता था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के नीचे रहने वाले सारे स्लेव लोगों को यूनाइट करके एक ग्रेटर सर्बिया बनाया जाए। नेचुरली ऑस्ट्रिया हंगरी इसके अगेंस्ट था क्योंकि इससे उनका एम्पायर टूट जाता। ये सर्बियन नेशनलिज्म और ऑस्ट्रो हंगेरियन इंपीरियलिज्म का क्लैश था जिसने फाइनल स्पार्क का स्टेज सेट कर दिया। अब जब पूरा यूरोप बारूद का ढेर बन चुका था तो बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए थी, और वो मिली जून 28, 1914 को। ऑस्ट्रिया हंगरी के सक्सेसर टू द थ्रोन आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी वाइफ सोफी के साथ सरायवो विजिट पर थे। उनका मिशन था पीस और यूनिटी का मैसेज देना, लेकिन उनकी एक विजिट दुनिया के लिए विनाश का सिग्नल बन गई। एक सर्बियन नेशनलिस्ट ग्रुप द ब्लैक हैंड, जो ग्रेटर सर्बिया बनाना चाहता था, आर्कड्यूक के खिलाफ प्लॉट कर रहा था। उनके एक मेंबर गैव्रिलो प्रिंसिप ने मोटर कार्ड पर गोली चला दी। आर्कड्यूक और उनकी वाइफ दोनों वहीं मर गए। एक कपल की मौत, लेकिन इसने पूरे यूरोप को आग में झोंक दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, या तो हमारे टर्म्स मान लो या वॉर के लिए रेडी रहो। सर्बिया ने कुछ टर्म्स माने और कुछ नहीं। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को ब्लैंक चेक दिया, यानी पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट। रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया क्योंकि दोनों स्लेविक नेशंस थे। फ्रांस ने रशिया का साथ दिया। ब्रिटेन ने बेल्जियम के इन्वेजन के बाद एंटर किया। एक असैसिनेशन ने पूरे यूरोप को झंझोड़ दिया और सिर्फ कुछ दिनों में 6 नेशंस एक दूसरे के खिलाफ वॉर में घुस गए। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया एंड देन विद इन अ वीक दुनिया ने अपनी पहली वर्ल्ड वॉर शुरू होती देखी। वॉर शुरू हुई विद ग्रैंड प्लान्स, लेकिन खत्म हुई अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी के साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेफन प्लान। तो जर्मनी ने एक मास्टर प्लान बनाया था, द शेफन प्लान। प्लान ये था कि पहले फ्रांस को लाइटनिंग अटैक से हराना है थ्रू बेल्जियम, और फिर रशिया को हैंडल करना है।
लेकिन जब जर्मनी ने न्यूट्रल बेल्जियम पर अटैक किया तब ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दी। देन जर्मनी और एलाइड पावर्स के बीच फ्रांस में एक लाइन बन गई, द वेस्टर्न फ्रंट। यहाँ सोल्जर्स ने खोद लिए ट्रेंचेस यानी कि जमीन के नीचे के नैरो और मडी टनल्स। नाउ लाइफ इन द ट्रेंचेस वाज हेल। मड, रैट्स, डिजीजेस, कांस्टेंट शेलिंग और नो मैन्स लैंड बीच में, जहां जाना मतलब मौत। एक सोल्जर ने लिखा था, वी लिव इन मड, वी ईट इन मड, एंड इफ वी डाई वी विल बिकम मड। 1916 के बैटल ऑफ वर्डन और बैटल ऑफ सोम में ही मोर देन 2 मिलियन सोल्जर्स मारे गए और जमीन हार्डली अ फ्यू माइल्स जीती गई। ये वॉर मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का नाइटमेयर बन गया। मशीन गन्स ने सेकेंड्स में हंड्रेड्स को मार दिया। पॉइजन गैस जैसे क्लोरीन और मस्टर्ड गैस ने लंग्स को जला दिया। 1916 में पहली बार टैंक्स और एयरप्लेन्स यूज हुए। एयरप्लेन्स ने बॉम्बिंग शुरू की और स्कीज में भी वॉर आ गया। ईस्टर्न यूरोप में जर्मनी और ऑस्ट्रिया का सामना था रशिया से, लेकिन रशिया की आर्मी पुअरली ट्रेन्ड और अंडर इक्विप्ड थी। 1917 तक रशिया कोलैप्स के एज पर था। सी पर जर्मनी ने अपने यू बोट्स यानी सबमरीन से ब्रिटेन के ट्रेड शिप्स को टॉर्पीडो करना शुरू किया। ब्रिटेन ने ब्लॉकेज लगाए, जिसका रिजल्ट था फूड शॉर्टेजेस और स्टार्वेशन। यूरोप के साथ साथ दुनिया भर में भी जंग की आग फैल चुकी थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ यूरोपियन वॉर नहीं था, ये ग्लोबल वॉर बन गया था। अफ्रीका में यूरोपियन कॉलोनीज के सोल्जर्स अपने मास्टर्स के लिए लड़ रहे थे। मिडिल ईस्ट में अरब रिवोल्ट चालू हुआ, लेड बाय टी.ई. लॉरेंस ऑफ अरेबिया। एशिया में जापान अलाइड साइड पर आया और जर्मन कॉलोनीज कैप्चर करने लगा। देन वॉर के बीच में रशिया में एक और बड़ा ब्लास्ट हुआ, द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। जार निकोलस ही हटा दिया गया और लेनिन के अंडर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी। लेकिन लेनिन ने तुरंत जर्मनी से ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क साइन करके वॉर से एग्जिट ले लिया। अब जर्मनी पूरी पावर वेस्ट पर फोकस कर रहा था। इनिशियली अमेरिका न्यूट्रल था, लेकिन जब जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर चालू की और 1915 में पैसेंजर शिप लुसिटेनिया को डुबा दिया, जिसमें अराउंड 1200 लोग मरे, जिसमें से 128 अमेरिकन थे, तो एंगर बढ़ता गया। फिर आई जिमरमैन टेलीग्राम। जर्मनी ने मेक्सिको को प्रॉमिस किया कि अगर वो यूएस पर अटैक करे तो उन्हें लॉस्ट टेरिटरीज मिलेंगे। इसके बाद अमेरिका के पेशेंस का कप ओवरफ्लो हो गया। अप्रैल 1917 में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने वॉर डिक्लेयर किया, कहकर द वर्ल्ड मस्ट बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। फ्रेश ट्रूप्स, न्यू वेपन्स और अमेरिका के इंडस्ट्रियल सपोर्ट ने वॉर का बैलेंस बदल दिया। जर्मनी ने एक लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट किया, द स्प्रिंग ऑफेंसिव, लेकिन अलाइड पावर्स ने काउंटर अटैक किया 100 डेज ऑफेंसिव के नाम से। जर्मनी के सोल्जर्स एग्जॉस्टेड, हंग्री और डिमोरलाइज थे। देन अक्टूबर 1918 सेंट्रल पावर्स एक एक करके कोलैप्स होने लगे। बल्गेरिया सरेंडर्ड, टर्की सरेंडर्ड, ऑस्ट्रिया हंगरी ब्रोक अपार्ट, एंड फाइनली नवंबर 11, 1918 जर्मनी ने आर्मिस्टिस साइन किया। सुबह 11 बजे गन्स फाइनली साइलेंस्ड। वॉर खत्म हुआ, लेकिन दुनिया पे उसके निशान कभी नहीं मिटने वाले थे। अब ह्यूमन कॉस्ट जरूर याद रखिएगा। 2 करोड़ लोग मरे, 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए, एंटायर टाउन्स वाइप्ड आउट। एक लॉस्ट जनरेशन जिन्होंने अपना बचपन, अपने सपने और अपनी जिंदगी खोई। और जैसे ये काफी नहीं था, वॉर के एंड के तुरंत बाद स्पेनिश फ्लू फैल गया, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। एम्पायर्स कोलैप्स हो गए। जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर सब खत्म। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में द ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई। जर्मनी को पूरी तरह ब्लेम किया गया। आर्टिकल 231 वॉर गिल्ट क्लॉज, उन्हें 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का रेपरेशन देने का हुक्म हुआ। उनकी आर्मी लिमिट कर दी गई, टेरिटरीज ले ली गई। जर्मनी के लिए यह ह्यूमिलेशन और इकोनॉमिक रूइन का रीजन बना। इसी ह्यूमिलेशन ने एक और मॉन्स्टर को जन्म दिया,
एडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वॉर 1 के जख्मों से ही वर्ल्ड वॉर 2 के बीज उगने लगे। पीस मेंटेन करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, लेकिन आयरनी, जिसका आइडिया था वही अमेरिका ज्वाइन नहीं हुआ। लीग वीक थी और फेल हो गई। नए नेशंस बने, पोलैंड, चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया और मिडिल ईस्ट डिवाइड कर दिया गया। ब्रिटेन ने इराक और पैलेस्टाइन लिया और फ्रांस ने सीरिया और लेबनान। दुनिया फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से बदल गई। वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसमें हर तरफ बर्बादी थी, पर साथ नहीं, एक नए युग का जन्म भी हुआ। एम्पायर्स गिरे, बॉर्डर्स बदले और दुनिया ने अपने अस्तित्व को दोबारा सोचना शुरू किया। पर सबसे बड़ा बदलाव था ह्यूमन कॉन्शियसनेस का बदलाव। इंसानियत ने पहली बार अपने ही बनाए हथियारों से खुद को तबाह करते देखा। 1914 से 1918 के बीच सिर्फ मैदाने जंग पर नहीं, बल्कि हर दिल, हर घर और हर देश के अंदर एक जंग लड़ी गई। एक जंग जिंदा रहने की और एक जंग उम्मीद बनाए रखने की। और जब 1918 के नवंबर 11 की सुबह घड़ी ने 11 बजाए, गन्स चुप हो गईं, लेकिन दुनिया के दिलों में गूंज अभी भी बाकी थी। वो कहते थे, दिस वॉज द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। लेकिन इंसानियत ने फिर से वही गलतियां दोहराई। सिर्फ 20 साल बाद एक और विश्व युद्ध ने दुनिया को हिला दिया। इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये एक याद है, एक वार्निंग है कि जब एरोगेंस, हेट्रेड और ग्रीड एक साथ मिलते हैं तो सबसे सिविलाइज्ड दुनिया भी अपने ही हाथों से बर्बाद हो सकती है। आज जब हम वर्ल्ड वॉर 1 को याद करते हैं तो सिर्फ जंग नहीं, बल्कि उन सपनों को भी याद करें जो कभी पूरे नहीं हुए। उन जवानों को याद करें जिन्होंने सोचा था कि उनकी कुर्बानी से दुनिया बेहतर बनेगी। और शायद कहीं ना कहीं वो सही थे, क्योंकि हर नस्ल के अंदर अब भी एक आवाज गूंजती है, नेवर अगेन। वॉर डिस्ट्रॉयज नेशंस बट मेमोरी रीबिल्ड्स ह्यूमैनिटी। और जब तक हम उन यादों को जिंदा रखेंगे, तब तक वो जवान, वो आस और वो सबक कभी नहीं मरेगा। इन द मेमोरी ऑफ मिलियंस हु गेव देयर लाइव्स इन द ग्रेट वॉर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अगर आपको एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो वर्ल्ड वॉर सेकेंड पे चाहिए, देन डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।